हेलो गाइस। आज हम करेंगे सेमेस्टर 2 का हिंदी चैप्टर 1 कार्यालय हिंदी। तो इस चैप्टर को बहुत ही ब्रीफ में बताया गया है बुक में। तो मैं इसको मैंने शॉर्टकट में पीपीटी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो हम आज यहाँ से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कार्यालय हिंदी। तो इसमें प्रस्तावना बुक की स्टार्टिंग में जो हेडिंग वाइज है वैसे करेंगे। तो इसमें दे रखा है, भारत एक बहुभाषी देश है। प्रशासनिक कार्यों को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसे अधिकतर लोग समझ सके। हिंदी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है, इसलिए सरकारी कार्यालयों एवं प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया गया है। इसी प्रकार कि हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। कार्यालय हिंदी का मतलब ये होता है कि जो ऑफिस वगैरह में या फिर कोर्ट्स वगैरह में इधर जो हिंदी का यूज़ करते हैं लोग आपस में बातचीत करने के लिए, उसी को कार्यालय हिंदी कहा गया है। कार्य मतलब कार्य के टाइम, कार्य मतलब वर्क ऑफिस के टाइम। नेक्स्ट इज कार्यालय अभिप्राय मतलब डिफाइन कैसे किया गया है, इसको पॉइंट्स में करके मैंने बताया। फर्स्ट पॉइंट इज कार्यालय सरकारी विभागों, बैंकों, संस्थानों तथा प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालय हिंदी कहते हैं। जैसे बैंक्स वगैरह में हो गया ना, वैसे ये बता रहे हैं। विशेषताएं, भाषा सरल और स्पष्ट होती है, सिंपल लैंग्वेज होता है। औपचारिक शैली का प्रयोग होता है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज होता है हिंदी के लिए। संक्षिप्त एवं तथ्यपूर्ण भाषा होती है, मतलब कि एक्सप्लेन अच्छे से किया जाता है उसमें। प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयुक्त होती है, जैसे कोर्ट्स वगैरह में काम करते हैं ना, तो हिंदी में इसका यूज़ कर सकते हैं। उद्देश्य सरकारी कार्यों में एक रूपता लाना। उद्देश्य क्या होता है कि ये यहाँ पे थोड़ा गैप आना था। स्पेस मतलब उद्देश्य ये होता है कि सरकारी कार्य में एकता मतलब यूनिटी लाना। जनता और प्रशासन के बीच संचार आसान बनाना, मतलब कम्युनिकेशन इजी लैंग्वेज में हो। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, हिंदी की लैंग्वेज को और स्प्रेड करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तो इसी बुक में तो बहुत डिफाइन किया गया है, तो इसको मैंने शॉर्टकट में बता दिया कि ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक बताया गया, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान। तो इसमें बोल रहा है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया है। हिंदी हमारी राजभाषा है, मतलब नेशनल लैंग्वेज, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है। मुख्य प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। लैंग्वेज हिंदी है और उसकी लिपि को देवनागरी बोलता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस याद कर लेना, हिंदी देवनागरी। प्रारंभ में अंग्रेजी का प्रयोग भी सहायक भाषा के रूप में रखा गया, मतलब हम इंग्लिश को भी यूज़ कर सकते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों के प्रयोग की व्यवस्था की गई। 1963 के टाइम पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं थे, बोलते या कुछ टाइम काम करते टाइम। एक पॉइंट बुक में ये लिखा है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान को उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ये पढ़ते हैं। राजभाषा का महत्व क्या है? पहला कि प्रशासनिक कार्यों में सुविधा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, जनता की भागीदारी में वृद्धि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अध्याय 1, ये अनुच्छेद के बारे में। पहला अनुच्छेद है 343, संघ की राजभाषा। संघ मतलब जो स्टेट है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ये रिपीट हो गया शायद। हिंदी की लिपि देवनागरी होगी। आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रखा जा सकता है। एग्ज़ाम पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं। राजभाषा मतलब मैक्सिमम लोग हिंदी यूज़ करते हैं। राष्ट्रभाषा नेशनल का भी उसको दर्जा नहीं दिया गया है हिंदी लैंग्वेज को। अब अनुच्छेद 344 बुक में तो बहुत एक्सप्लेन किया है ये अनुच्छेद वगैरह, शॉर्टकट में हम ऐसे पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग
के बारे में बताया गया कि राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति एक आयोग और संसदीय समिति का गठन कर सकते हैं। उनका कार्य हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने संबंधी सुझाव देना है, मतलब हिंदी हर स्टेट में फैल जाए, इसका अनुच्छेद में बताया गया। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा, प्रत्येक राज्य अपनी एक या अधिक राजभाषाएं चुन सकता है। उदाहरण, तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बंगाली, ऐसे लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 346 राज्यों और केंद्रों के बीच भाषा, राज्यों और केंद्रों के बीच आधिकारिक संचार की भाषा निर्धारित करता है। सामान्यतः हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है राज्य और केंद्र में, स्टेट वगैरह में। अनुच्छेद 347 में विशेष भाषा की मान्यता, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का बड़ा भाग किसी विशेष भाषा को मान्यता देने की मांग करे तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता दे सकते हैं। मतलब कि जैसे कि मान लो हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में ज़्यादातर लोग हिंदी यूज़ करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश भी करते हैं, बट ज़्यादातर लोग हिंदी ही करते हैं। तो दिल्ली के लिए जो राष्ट्रपति है हमारा, वो बोल सकते हैं वो हिंदी ही दिल्ली का मतलब राष्ट्रभाषा को, मतलब ज़्यादातर लोग हिंदी यूज़ कर रहे हैं तो हिंदी ही सीखो तुम लोग, ऐसा अनुच्छेद बता रहा है। अनुच्छेद 348 में न्यायालयों की भाषा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से में सामान्यतः अंग्रेजी का प्रयोग होगा। विधेयक, अधिनियम आदि भी अंग्रेजी में होते हैं। मतलब कुछ जैसे ये कोर्ट्स वगैरह हैं उसमें इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते हैं। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी कानून, भाषा में जुड़े हुए कुछ कानून बनाने के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मतलब कानून वगैरह इसमें तो बताया अनुच्छेद 349 में, बुक में तो बहुत ब्रीफ किया है। अनुच्छेद 350 में शिकायत की भाषा, कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत किसी भी भाषा में सरकार को दे सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई सा भी लैंग्वेज। अनुच्छेद 350 मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने का निर्देश, मतलब हिंदी लैंग्वेज ऑब्वियसली। अनुच्छेद 350B या कोई सा भी लैंग्वेज जो स्टेट फॉलो करता है। अनुच्छेद 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष अधिकारी की व्यवस्था। अनुच्छेद 351 लास्ट है, हिंदी के विकास का निर्देश, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का विकास और प्रसार करे, मतलब स्प्रेड करे। हिंदी को भारत की मिश्रित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाए। अगर मेमोरी ट्रिक से तुम लोगों को याद करना है तो यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया है कि 343 अनुच्छेद हिंदी के लिए बता रहा है, 344 कमीशन, 345 से 47 तक स्टेट्स के बारे में, 348 से 49 तक कोर्ट्स वगैरह के बारे में, 350 से 51 सिटीजन और हिंदी डेवलपमेंट। मतलब ये मेमोरी ट्रिक है। नेक्स्ट टॉपिक दिया है कार्यालय हिंदी का क्षेत्र, ये भी बहुत एक्सप्लेन करा है बुक में। तो जैसे ये क ख ग के अंतर्गत बिहार है, हरियाणा, मतलब ये स्टेट्स वगैरह के नाम दिए, ये थोड़ा पढ़ना ज़रूरी तो है, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया कि क ख ग क्षेत्र है, मतलब क में लोग हिंदी भाषा ज़्यादा यूज़ करते हैं, ख में इंग्लिश भाषा यूज़ करते हैं, और ग में तो इंग्लिश मतलब कंपलसरी टाइप ही है। तो क में हिंदी, ख में हिंदी और इंग्लिश दोनों, और ग में इंग्लिश। का क्षेत्र ये मतलब है बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इससे मतलब है क ख ग। हाँ, तो कार्यालय हिंदी का क्षेत्र क्या बताएगी, का प्रयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है: सरकारी कार्यालय, बैंक, रेलवे, डाक विभाग, न्यायालय, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक उपक्रम। तो अगर बुक में पढ़ोगे तो ये भी वही थोड़ा ब्रीफ में ही बता रहे हैं, शॉर्टकट में इतना पढ़ सकते हैं। इसका उपयोग किस चीज़ में करा जाता है, कार्यालय हिंदी का उपयोग बता रहे हैं पत्र लेखन में, नोटिस में, रिपोर्ट में, आदेश में, आवेदन पत्र और कार्यालय सूचना। ओके, सो निष्कर्ष इज़ लाइक समरी टाइप। तो समरी में बताया गया कार्यालय हिंदी प्रशासन एवं सरकारी कार्यों की महत्वपूर्ण भाषा है। यह कार्य को सरल, प्रभावी और व्यवस्थित बनाती है।
हिंदी के प्रयोग से जनता और सरकार के बीच बेहतर संबंध स्थापित होते हैं। यही उसे बताया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ मतलब बुक के जो बैक क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। तो यही है, 6 क्वेश्चन थे। कार्यालय हिंदी का क्या अभिप्राय है, साहित्यिक हिंदी का क्या अर्थ है, संपर्क भाषा में क्या आशय है, कार्यालय हिंदी की परिभाषा, कैसे संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत कार्यालय हिंदी के संबंध में विचार किया गया है, स्पष्ट कीजिए, वही अनुच्छेद के बारे में। ये क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लेना, मैंने बस शो कर दिए। थैंक यू।